नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की, जिसका आज लगभग 23वां दिन है। हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। पांडे जी, क्या लगता है आपको कि युद्ध किस करवट जा रहा है? जो 5 दिन की छूट दी अमेरिका ने, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं, तो इनकी बातों का कोई इत्मीनान करे या ना करे, क्या मतलब है? देखिए, इंटरेस्टिंग सबसे क्या है, मैं देख रहा था, कई बयान देखा मैंने सोशल मीडिया पे, सुन रहा था मैं कि युद्ध का इतना दिन गुजर गया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप एक पक्षी, मतलब अपनी पक्ष से कि हमने 48 घंटे का टाइम दे दिया है, हमने ये कह दिया है, हमने ये कह दिया है। अब नया बयान उनका जो आया है कि 5 दिन तक ईरान के जो न्यूक्लियर पावर हाउस, एनर्जी साइट्स हैं और पावर हाउस भी, हाँ, वहां पर हम कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन अभी 24 घंटे के अंदर ईरान में 2 जगहों पे अब वो ये कह देगा कि ये इजराइल ने करें, मेरा नहीं करे। तो ये जो लड़ाई है, तो आप मिलकर लड़ रहे हैं ना, अमेरिका इजराइल तो मिलकर लड़ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता कि अमेरिका अगर कोई बात ट्रंप कह रहे हैं और इजराइल उसको नहीं मान रहा है? नहीं मानना तो क्या करें। और दूसरी बात आप समझिए कि जो इन्होंने 5 दिन की डेडलाइन दी है कि साहब हम कोई हमले नहीं करेंगे इस दौरान, और बातचीत के भी रास्ते खुले हुए हैं, उसी समय ऑन द सेम टाइम ईरान की तरफ से, तेहरान से बयान आता है कि साहब हमारी तो कोई बातचीत नहीं चल रही। मतलब हमारी कोई बात नहीं, हमारा तो एक मकसद है, हमारी शर्तों पे ही युद्ध रुकेगा साहब, चाहे हम बर्बाद हो जाएं, चाहे कुछ हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। तो अमेरिका और ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि तेहरान के साथ यानी ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, कि स्टेज पे आ गई बातचीत, कुछ मुद्दों पर सहमति बन रही है। एक जगह ये भी बयान है कि अगले 15 दिनों तक कुछ मुद्दों को लेकर के बातचीत चलेगी, तब तक युद्ध विराम रहेगा, यानी पार्शियल युद्ध विराम रहेगा। जिस गति के साथ युद्ध हो रहा है वो नहीं होगा। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 9 अप्रैल तक युद्ध खत्म हो जाएगा। उस युद्ध का जो सबको इंतजार कर रहा, खत्म हो, क्योंकि पूरी दुनिया भर में क्राइसिस आ रही है। तो 9 अप्रैल की डेट तक तय कर दी गई है। ट्रंप के बयान का विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आ रहा है कि हाँ, हमारी अमेरिका से बातचीत चल रही है और हम भी अब धीरे धीरे डी एस्केलेट कर रहे हैं, पीछे हटना चाह रहे हैं। नहीं, इसमें पांडे जी एक चीज और है कि ट्रंप पे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो वक्तव्य हैं, आपने जो देखा उनके कार्यकाल को, कि वो अभी कुछ कहते हैं, 2 घंटे बाद कुछ और कहते हैं, 6 घंटे बाद फिर कुछ और कहते हैं। तो मध्यस्थता अगर कोई बीच में आदमी कंट्री पड़ेगा तो वो ईरान जिस पे भरोसा करता होगा जी, बिल्कुल, और वो कंट्री भी जो है इजराइल और अमेरिका के, ये जानता हो कि अगर इन्होंने ये भरोसा तोड़ा तो फिर उसको ईरान के साथ युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा कोई कंट्री जब तक बीच में नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि युद्ध खत्म होगा। आपका क्या विचार? देखिए, बिल्कुल, ट्रंप की तरफ से तो बयान आया कि 15 दिनों का उन्होंने समय दिया है कि तमाम मुद्दों पर हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ईरान ने खारिज कर दिया, लेकिन उसी समय कुछ खबरें और भी आई, जैसा आपने जिक्र किया कतर की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की तैयारी चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान होस्ट बन सकता है इस पीस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। इस्लामाबाद में मीटिंग हो सकती है ताकि जो ये ग्लोबल क्राइसिस बनती चली जा रही है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक ईरान, जो कि खुद इस युद्ध में पीड़ित के तौर पर है, बिल्कुल, उसका इतना जब तक वो नहीं तैयार होगा, कोई कैसे सीज फायर कर सकता है? वो तैयार कैसे हो? उसके जो टॉप मोस्ट कमांडर थे, सुप्रीमो लीडर थे, वो तो सब आपने खत्म कर दिए, बच्चियां भी खत्म कर दी, समझे? 166 बच्चियों पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिर जब तक इस मध्यस्थता में चाइना या रूस में से कोई कंट्री नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध विराम की कोई नौबत आएगी, क्योंकि आपने भी तमाम वक्तव्य देखे होंगे, ना तो कोई इजराइल पे भरोसा करने को तैयार है, उसने लाखों महिलाएं और बच्चे मार दिए। वो तो जल्लाद है नेतन्याहू, तो उसको तो सब कह रहे हैं कि, और ये भी एक सच है कड़वा, आप समझ लीजिए कि उसने जो इस आधुनिक भारत में जितना बड़ा नरसंहार किया है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं हुआ नहीं है जितना उसने करा है। तो उसकी मौत तो एक दिन निश्चित होगी। वो मोसाद भी नहीं बचा पाएगा, ना कोई बचा पाएगा, दुनिया की कोई सीआईए। ईरान तो खुले तौर पर कह रहा है कि इस जंग का अंत नेतन्याहू की मौत के साथ होगा। खुल के भाई, जब आप अली खामनेई को आपने मार दिया, ठीक है, उनके टॉप कमांडर्स को आपने मार दिया, उनके बेटे आपके निशाने पर हमले में हैं, और तो नेतन्याहू कैसे बच सकते हैं? पांडे जी, आप एक बात और देखिए कि ये फिलिस्तीन जो है, वो इजराइल जो है,
30 साल से इस कोशिश में था कि ईरान को उसको लड़ना है। वो 30 साल से एक सपना देख रहा था कि मुझे ईरान को बर्बाद करना है और एक ग्रेट इजराइल बनाना है। ग्रेट इजराइल की परिकल्पना हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। और जब इस कदर वार आगे बढ़ रही, लड़ाई बढ़ रही है, इससे पहले भी जब ईरान और इराक की भी जब बीच में लड़ाई हुई थी, उस समय भी इजराइल का ही रोल बताया जा रहा था कि युद्ध को भड़काने में। पहले भी यही था। यानी उस पूरे पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में इजराइल इजराइल की वजह से ही अव्यवस्था फैली हुई है। ईरान ने कभी किसी पे अटैक नहीं करा, अनरेस्ट बना हुआ है उस इलाके में। अगर युद्ध नहीं भी होता है तो भी शांति नहीं रहती है। हमेशा आप देख लीजिए, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हो, इराक हो, अमेरिका हो, फलस्तीन हो, यहाँ पे हमेशा ही टेंशन बनी रहती है और इसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल है। मांडे जी, एक चीज और देखिए आप कि लोगों को जो आकलन था, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इजराइल का हो, या पूरे विश्व का जो आकलन था ईरान को लेके, टेक्नोलॉजी के मामले में, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका और कोई टेक्नोलॉजी हो, चलिए वो नेवी में और एयरफोर्स में कमजोर था, लेकिन जो उसने मिसाइल जो विकसित करी हैं, जो पहले हम लोग हम लोग तो वही आकलन कर रहे थे जो लोग बता रहे थे कि 2-2,500 किलोमीटर तक की है, लेकिन अब उसने 4,000 किलोमीटर। अब लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि, और उसने ये भी कहा उसके बाद कि ये हमने अभी डाली है, हम पे अभी मेन हथियार बचे हुए हैं। तो क्या 1 साल से रशिया और चाइना तेल के बदले उसको ये सब सामान, सज्जो सामान दे रहे थे? देखिए, ये समझिए, इसको जियोग्राफी में पढ़ा जाए और अगर वॉर के लिटरेचर्स में पढ़ा जाए तो कहा जाता है रिमलैंड बनाते हैं हर देश। जैसे कि वो देश मेरा दुश्मन है तो उसके पास के किसी देश में हम अपना बेस बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उसको सुविधा, हम अपना रिमलैंड क्रिएट करते हैं। तो अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में हर कंट्री में, क्योंकि उसको पता है कि हम यहाँ बैठेंगे तो सभी देशों को हम अपनी जद में रखेंगे। चेक एंड बैलेंस वाली जो उसकी नीति है कि गला दबा करके, और तेल का खेल है, खुला भाई पूरी दुनिया। वेनेजुएला से जो काम था वो तेल का था, यहाँ जो है वो तेल का है। कतर में जो उसने अपना एयरवेज बना रखा है वो सब तेल का ही है, और कहीं लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो केवल है तेल की। तो इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि अमेरिका तो ऐसी स्थिति उसने पूरी दुनिया में बना कर रख दी है कि अब आज के समय में जो तमाम देश जो मुस्लिम ब्रदरहुड थे वो भी अब एक साथ में नहीं है ना। अभी मैं बयान देख रहा था किसी का कि कतर की तरफ से आया बयान कि हमको फिर से बैठ करके एक ऐसा उस क्षेत्र में एक ऐसा समन्वय स्थापित करना चाहिए कि आपसी हित हमारे प्रभावित, बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है वो मिडिल ईस्ट है, वो वही है, और वो प्रभावित हो रहा है इस समय। नहीं तो उन देशों को पहले ये लगता होगा कि ईरान जो है, इजराइल और अमेरिका इससे लड़ेंगे तो ये उन्हीं से लड़ेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि तुम अपने घर में जो बेस बना चुके हो अमेरिका का, तो वो उसको नहीं तोड़ेगा। उसने वही करा, उसने उन सब जगह आक्रमण अटैक किया जहां अमेरिका के सेंटर से। वो क्यों नहीं करेगा भाई? अगर तुम मेरे घर में घुस के मुझे मार रहे हो तो मैं जो कर पाऊंगा तुम्हारे, हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे जो तथाकथित दोस्त हैं या तुम्हें मुझसे लड़ने में जो मदद दे रहे हैं कि भाई आप अमेरिका से कहां से आओगे लड़ने, आप मेरे पड़ोस के देश में आ गए, तो मैं तो वही करूंगा ना। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? भाई ईरान ने इसीलिए तो अपनी जो फायर पावर है, वॉर पावर है, उसको क्रिएट किया। अंडर एस्टिमेट करने वाली जो बात थी वो रह गई थी, मैं आऊंगा उस पर, कि ईरान को वाकई में, ईरान की जो 24-25 दिन हो गए इस वॉर सिचुएशन को, कहीं पीछे नहीं हट रहा, पीछे 1 इंच पीछे नहीं है। और ईरान ने अपनी असली ताकत दिखाई है यहाँ पे कि साहब अमेरिका होगा दुनिया का दादा बनता होगा, किसी को उठा लाता होगा, किसी पे हमला कर दो, किसी देश पे कब्जा कर लो, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। और आप देखिएगा इस घटना के बाद से पूरी दुनिया का एक जियोपॉलिटिकल सिस्टम ही बदल जाएगा अमेरिका को देखने का। अमेरिका जो सुपर पावर बनता था, किसी को डरा धमका के, जिसको बाद में टैरिफ लगा देना, धमका देना, उठा ले जाना, खत्म हो जाएगा। अब वो स्थिति खत्म हो जाएगी। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो देखने लायक है, और उसने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना करके रखी हुई। लोग बताते हैं कि अभी तो असली, उसने एक वीडियो जारी किया था अंडरग्राउंड टनल का कि हमारे असली मिसाइलें तो अभी अंदर है, अभी हमने निकाला नहीं है उनको। भाई उसका आप पांडे जी ज्योग्राफिकल देखो, पहाड़ है, रेगिस्तान है, पहाड़ पे बम आप कितने डालोगे, रेगिस्तान में कितने बम डालोगे? उसने सब अपना सिस्टम जो है पहाड़ों में छिपा रखा है। तो ये जाएं लड़ें, और इनको ये निश्चित है कि आपने इतिहास उठा के देख लीजिए कि ईरान में जो लोग रहते हैं वो बहुत जिंदा दिल हैं, हिंदुस्तान से हमेशा उनको बहुत प्यार रहा है, और वो हार
कभी मानते नहीं है, खत्म हो जाएंगे लेकिन वो हारेंगे, जब तक जिंदा है वो लड़ेंगे। ईरान ने बहुत मदद की है भारत की, बहुत मदद की है। और हमेशा से देखिए भारत का ईरान के साथ जो ट्रेड रहा है, ऑयल ट्रेड रहा है, गैस का जो ट्रेड रहा है, उसमें भी ईरान ने हमेशा से ही मदद की है। पैसे में लेन देन, मैं पढ़ रहा था उसमें, मैं देख रहा था, एक तो रुपए में लेन देन होती है, दूसरा कि बार्टर डील होती है कि आप हमको पैसे ना दो, इतने पैसे का हमको सामान दे दो खाने। और दूसरी बात, जो ऑयल वो देता था वो 60 दिन के क्रेडिट पे देता था। मसलन कि आपकी कंपनियां हमारे यहां से तेल लेके जाएं, रिफाइन करें, सारे प्रोडक्ट्स बनाएं, बाजार में ले जाएं, बेचें, मुनाफा कमाएं, और उसके बाद आप हमारा हिस्सा जो हमारा रुपए में कन्वर्ट करके, रुपया भी नहीं देना है, आप सामान जो आपके यहाँ हमारे यहाँ से सारी सब्जी सब आप से जाता है। इससे अच्छी डील क्या हो सकती है बताइए? तो ये तो मोदी जी ने 19 में डर के जो है खत्म कर दिया। ये सोचिए, सोचने, और आप अमेरिका से डील करोगे जहां पे आपके ऊपर टैरिफ है, आपके किसान परेशान है। और सबसे बड़ी बात पांडे जी, अगर यहाँ पर टन 20 से 30 डॉलर खर्चा आ रहा था, 5-6 दिन में जहाज आ जाता था, अमेरिका से आने में 40 से 45 दिन लगेंगे, और जो खर्चे बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है, 20 की जगह $80 हो जा रहा है टन का। शिपिंग कंपनियां आपसे चार्ज करेंगी, समय लगेगा, वक्त लगेगा। अमेरिका देखिए, पीएम का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया के कई अलग अलग जगहों से एनर्जी को लेकर के बातचीत चल रही है। उनका भी कहना सही है, क्योंकि भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंसी नहीं है आज भी। तेल जब हम खुद बना ही नहीं सकते, बड़ा देश है, इतनी बड़ी जरूरत है, तो क्या हमारे यहाँ है भी नहीं कि हम बना सके भाई, हर देश के पास। हमारे यहाँ नहीं है ये बात नहीं कह सकते, है बहुत कम है। देखिए आप जिस तरफ जा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, ओएनजीसी ने बहुत काम किया, और हम लोग 12% से एक समय 23% पे आ गए थे। हमारा प्रोडक्शन था बिल्कुल, लेकिन अब निजी क्षेत्र को दे दिया गया। रिलायंस काम कर रही है, रिलायंस मुनाफा कमा रही है, वो तो अपने पैसे कमाई ना। ओएनजीसी तो आपकी कंपनी थी। आज भी जब हमारा देश क्राइसिस तो पांडे जी आपकी कंपनी थी, समझ रहा और उसको बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, कल हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है कि कोरोना के बाद आप सील्ड बेल्ट बांध लीजिए, तो ये मुझे उनकी बातों से बहुत डर लगता है कि वो जब भी कुछ ऐसा कहते हैं तो कोई बहुत बड़ी विपदा आती है। उनके बयान को अगर आप डिकोड करें तो एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि देश में आपदा है। हाँ। और इस बात को आप मानिए कि ऐसे क्राइसिस में जब भारत कोई प्रोडक्शन खुद नहीं कर पा रहा है, उतना सक्षम भी नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है, तो भारत में आप और देशों का और हाल ले लीजिए, लोग परेशान है भाई। सब दुनिया में हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ हर चीज की जरूरत ज्यादा है पांडे जी, लेकिन भारत में अभी वो क्राइसिस नहीं। गैस में तो आप देख रहे हैं, आप व्यक्तिगत 2,500 ना, नहीं आप 2,500-3,000 में सिलेंडर ले रहे हैं ना। देखिए नहीं, मैंने बुक किया है, आ गया है, आप अपने यार दोस्तों के लिए मांग रहे हैं ना कि ब्लैक में कितने का 2,500-3,000। लेकिन आप ये समझिए, तमाम देशों में कीमतें बढ़ गई हैं, भारत में अभी वो अमेरिका में बढ़ गई है। इसका मतलब कि भारत में इसको रोकने के लिए अब अपना खजाना खोल दिया गया, कहीं और से किया गया। खजाना इसलिए नहीं खुला पांडे जी, मैं भी प्रयास किए गए, फायदा उससे हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, केवल 30 अप्रैल तक का वेट करिए, ये चुनाव चल रहा है, ठीक है, 5 स्टेट में, और 30 अप्रैल के बाद जो बढ़ोतरी होगी ना, उस पर फिर हम आप किसी दिन बैठेंगे। तो 9 अप्रैल तक तो युद्ध खत्म होने की भी बात हो रही है, ऑन द सेकेंड हैंड देखते हैं कितना सही होता है। लेकिन ये बात सही है कि देश में एनर्जी का संकट है, गैस और पेट्रोलियम की दिक्कत है, क्योंकि हम उसके उत्पादक नहीं है। भारत में आज भी उत्पादन हो रहा है, आज भी कंपनियां खरीद रही हैं, और कई गरीब छोटे देशों को बेच भी रही हैं ऐसी क्राइसिस में। मतलब यही बांग्लादेश को यही तो आपकी महानता है कि वहां कहते हो कि बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं, पिट रहे हैं, और आप 60 लाख लीटर डीजल उसको दे देते हो कम रेट पे, आप उसको गैस देने जा रहे हो। भाई आप कर क्या रहे हो? आप हमारे संसाधन दूसरों को दे रहे हो। अभी मुझे लगता है सबसे पहला सैंक्शन ये होना चाहिए कि देश का जो पेट्रोलियम है वो कहीं नहीं जाना चाहिए, वो देश में रहना चाहिए। चाहे यहाँ की निजी कंपनियां पैदा कर रही हैं, दूसरे को सप्लाई करके कमा रही हैं, नहीं, पहले देश की जरूरत को पूरा करना है। तो ये तो बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। जब देश में आपदा है तो इसको देश के लोगों के लिए अवसर में बदलिए, देश के लोगों को फायदा होना चाहिए। अब तक जो $60 बैरल आ रहा था, और मनमोहन सिंह के समय 145 तक हम लोगों ने खरीदा, 54 रुपए पेट्रोल था, अब चलिए 100 के आसपास है। तो जब तेल इतना सस्ता था तो हमारी सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए तेल से और डीजल से कमाए पिछले 12 साल में लगभग, जो मुझे पता है। उसमें से सरकार ने कभी जनता के लिए तो सोचा नहीं कि जनता बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। जब दाम बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के तो बढ़ जाता, तो दाम तो बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन कम नहीं होता। जब कम हो तो उसी रेशियो में कम भी हो, ये तो है। और दूसरा,
आपने इसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा है, यानी जम के पैसा कमाइए और जब क्राइसिस आए तो जनता से कहिए कि जनता से कहिए अब तुम इसको कम खर्च करो और सरकार के साथ रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि 9 अप्रैल तक देखिए कोई अच्छी योजना लेके इन दोनों देशों में संधि हो जाए, मानवता बची रहे। धन्यवाद।